तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12 इतिहास, भारतीय इतिहास के कुछ विषय, पाठ नंबर 14 है। वीडियो का भाग 2 है। भाग 1 के अंदर हमने आधा चैप्टर कर लिया था। जो आधा चैप्टर बचा हुआ है वो आज इस वीडियो में होने वाला है। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। इस कंप्लीट बुक के जो है आपको MCQ, नोट्स, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लिखे हुए मिल जाएंगे और साथ में वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो पेज और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। चलो अब शुरू करते हैं कहानी को। कहानी एक बहुत रोमांचक मोड़ पर आ खड़ी हुई है हमारी। देश टूट चुका है। ये रोमांचकारी कम दर्दनाक ज्यादा है वैसे। विभाजन को समझना, हम यहाँ पे बात करेंगे विभाजन की। देश जिस हालात में टूटा पड़ा था, विभाजन हुआ था, उसके आखिरकार परिणाम आपको पता लग ही गए थे पहले भाग के अंदर कि लाखों लोगों को मारा गया। कुछ लोगों ने हालांकि कोशिशें करी बचाने की एक दूसरी जाति वाले लोगों को, लेकिन ज्यादा हद तक वो भी सफल नहीं हो पाई। मतलब कुछ एक बच गए, लेकिन लगभग लाखों 2, 4, 5 इस लाख के राउंड जो है आबादी मारी गई इस मारकाट के दौरान, इस लड़ाई के दौरान, इस रोड़े के दौरान। अब यहाँ पे जो है लोग अलग अलग नाम देते थे इनको। कुल मिला के ये जो है ना, इसका कंपैरिजन किया गया जर्मनी में जो एक नस्ल भेद को पूरा खत्म करने की कोशिश हुई थी, सेम सीन यहाँ पे देखने को मिला था हमको। तो यहाँ तक हमने जान लिया था इस चैप्टर में। अब जो है मेन मुद्दे पे आते हैं कि ये सारा पंगा शुरू कहाँ से हुआ था। 1937 में प्रांतीय चुनाव और कांग्रेस मंत्रालय, ये वो समय था जब पहली बार भारत में चुनाव हुए थे। लोगों के द्वारा चुना गया था किसी को। तो वोट वाट का मामला चलेगा, थोड़ा मनोरंजन कम आएगा वोट में। अगर आपको मतलब इलेक्शन वाले में, राजनीति में ज्यादा मजा आता है तो अच्छी बात है। प्रांतीय संसदों के गठन के लिए 1937 में पहली बार चुनाव कराए गए। इन चुनावों में मताधिकार केवल 10 से 12% लोगों के पास था, यानी कि वो ही 10-12% लोग ही वोट डाल सकते थे इसमें। इन चुनावों में कांग्रेस के परिणाम अच्छे रहे। उन्होंने 11 में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और 7 में अपनी सरकारें बनाई। मुस्लिम लीग का क्या हुआ? देखो, ये लीग ने बड़ा पंगा किया था बीच में। मतलब कांग्रेस हिंदूवादी टाइप की थी और मुस्लिम लीग जो है मुसलमानों के लिए अपना अलग जो है चाह रही थी कि उनको भी जो है मतलब ऊंचा दर्जा मिले थोड़ा सा, लेकिन गड़बड़ हो गई उसी के चलते पूरा। मुस्लिम लीग भी इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम नहीं कर पाई जहां पे उनको चुना गया था। जहां पे मुस्लिम आबादी थी वहां पे भी वो जीती नहीं ढंग से। उसे उस चुनाव में संपूर्ण मुस्लिम वोट का केवल 4% ही हिस्सा मिला। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में उसे 1 सीट भी नहीं मिली। पश्चिम में 84 आरक्षित सीटों में से सिर्फ 2 मिली और सिंध में 33 में से 3 मिली। मतलब बहुत बुरी हारी है। तो देखो, मुस्लिम आबादी थी, उसके बावजूद भी मुस्लिम लोगों ने भी इसको वोट नहीं दिया। और उसका मेन पंगा ये था क्योंकि वोटर ही नहीं थे यार, 10-12% वोटर थे वो सारे ही। अब यहाँ पे जो है मुस्लिम हितों का प्रतिनिधित्व एक मुस्लिम पार्टी ही कर सकती है, ऐसा जो है मुस्लिम लीग का मानना था। और कांग्रेस जो है एक हिंदू दल है, परंतु जिन्ना की जिद की लीग को मुसलमानों का एकमात्र प्रवक्ता माना जाए, उस समय बहुत कम लोगों को मंजूर थी ये बात। ठीक है, अब जो है मामला बिगड़ता चला गया। ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में ही देश के विभाजन हो जाते हैं, धीरे धीरे मामला बिगड़ा। मौलाना आजाद ने जो है 1937 में ये सवाल उठाया कि कांग्रेस के सदस्यों को लीग में शामिल होने की छूट तो नहीं है, लेकिन उन्हें हिंदू महासभा में शामिल होने से नहीं रोका जाता है। यानी कि ये जो है ना दो तरफा मामला हो गया। एक तो जातिवादी मामला हो गया, एक कांग्रेस वाला। अब कांग्रेस में जो है अलग सीन चल रहा है और साथ में जो है हिंदूवादी सीन अलग चल रहे हैं देश के अंदर। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने दिसंबर 1938 में जाकर ये बात का ऐलान कर दिया सीधा सीधा कि कांग्रेस के सदस्य हिंदू महासभा के सदस्य नहीं हो सकते। क्योंकि देखो हुआ क्या था, देश के अंदर आबादी थी हिंदुओं की, मुसलमानों की, सिखों की, अलग अलग बहुत सारे धर्मों के लोग भारत में रह रहे थे उस समय के, जब तक विभाजन नहीं हुआ था। लेकिन हुआ क्या कि कुछ जो है ना नेता, बड़े नेता जो है हिंदू महासभा में जाने लगे। उनके मतलब लीडर वीडर कुछ भी बन गए होंगे, जो भी पंगा हुआ। लेकिन उससे जो है हुआ क्या कि जो दूसरे धर्म वाले थे वो बुरा मान गए। और अब जो है फाइनली 1 साल के बाद उन्होंने ये घोषित कर दिया कि जो हिंदू महासभा में जाएगा वो कांग्रेस का जो है सदस्य नहीं रहेगा। चलो मामला काबू आ गया। थोड़ा सा देखते हैं अब काबू आता है कि क्या होता है।
पंजाब और देश के अन्य भागों में फैला हुआ था, जो कि ये पूरा मामला मतलब ये आरएसएस और ये इनके संगठन थे पूरे के पूरे। तो 1940 तक आरएसएस के पास हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा के प्रति समर्पित अत्यंत अनुशासित 1 लाख से भी ज्यादा कार्यकर्ता थे। उनका विश्वास था कि भारत केवल हिंदुओं का देश है, मुसलमानों की यहाँ पे कोई जगह नहीं है। अब देखो ये इनकी सोच थी, हिंदुओं का देश है, 1 लाख उनके फॉलोवर भी हुए पड़े हैं, तो यार कहीं ना कहीं गड़बड़ उठेगी बीच में फिर से। अब बात आ गई पाकिस्तान का प्रस्ताव सामने रखा गया 23 मार्च 1940 को। उसी साल जब ये इनकी मानना था ये जो कुछ था, तो उसी साल जो है 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने उप महाद्वीप के मुस्लिम बहुलक इलाकों के लिए कुछ स्वायत्तता की मांग का प्रस्ताव पेश कर दिया। इस प्रस्ताव को लिखने वाले पंजाब के प्रधानमंत्री और यूनियनिस्ट पार्टी के नेता सिकंदर हयात खान ने 1 मार्च 1941 को पंजाब असेंबली को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि वह ऐसे पाकिस्तान की अवधारणा का विरोध करते हैं जिसमें जहां मुस्लिम राज और बाकी जगह हिंदू राज होगा। अगर पाकिस्तान का मतलब यह है कि पंजाब में खालिस मुस्लिम राज कायम होने वाला है, तो मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। देखो 1 साल बीत गया था, मामला क्या हुआ कि जो ये बातें हुई थी, पत्थर वत्थर जो कुछ भी लिखे गए थे, प्रस्ताव भेजे गए, लेकिन जब उन्होंने बोला कि हमें सिर्फ मुसलमानों के लिए अपना अलग देश चाहिए, तो मामला वहीं पे बिगड़ गया। और ये जो वहां का मंत्री था, पंजाब के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने इनकार कर दिया सीधा सीधा, ऐसा इस बात से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है अगर ऐसा होता है तो। कुछ लोगों का मानना है कि पाकिस्तान के गठन की मांग, देखो अब तुकबाजी चल रही है, कोई कहीं से सोचता है कि, क्योंकि देखो कुल मिला के हमें इतना तो पता चल गया था कि जो लड़ाई थी वो कलकत्ता साइड से शुरू हुई और धीरे धीरे पूरे भारत में फैलने लगी, उत्तर भारत में ज्यादा खास तौर पे इसका गहरा असर देखने को मिला। लेकिन अब जो है मेन मुद्दा ये आता था कि ये मांग जो है उठी कहां से थी, ये जो सवाल थे एकदम से लड़ाई जो भड़की वो उठी कहां से थी, तो उनको लेके अलग अलग लोगों की अपनी अपनी राय चल रही थी। तो कुछ लोगों का यहीं पे मानना था कि पाकिस्तान के गठन की मांग उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल से शुरू होती है, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था, और उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी गई थी जो कि ऐसा मतलब बोल सकते हो मुस्लिम लीग को ऐसा भड़काने टाइप का मामला था, भड़काना भी क्या कि मतलब एक जोर दिया गया था एक पार्टिकुलर शब्द के ऊपर, और इसमें जो है अब वो बात कुछ और थी लेकिन मुसलमानों ने कुछ और समझ लिया, और जिसके चलते ये पूरा मामला भड़क गया और पाकिस्तान की मांग उठ के सामने आई। लेकिन इसका कोई पक्का कहा नहीं जा सकता, हो सकता है ये सिर्फ अंदाजा है। विभाजन का अचानक हो जाना, ये जो विभाजन हुआ ये एकदम से हो गया, कुछ समझ में नहीं आया नेताओं को हो क्या रहा है देश के अंदर, इतनी बुरी हालत हो चली थी। 1942 में शुरू हुए विशाल भारत छोड़ो आंदोलन का परिणाम था कि अंग्रेजों को झुकना पड़ा और उसके अफसरों को संभावित सत्ता हस्तांतरित के बारे में भारतीय पक्षों के साथ बातचीत के लिए तैयार होना पड़ा था। अब ये तो था आंदोलन की बात, उस समय हिंदू मुसलमान सब एक साथ रह रहे थे, तो एकदम से ऐसा क्या हो गया कि इन लोगों ने जो है मारकाट शुरू हो गई इनके आपस में। अगला पॉइंट आता है युद्धोत्तर घटनाक्रम। ये जो घटना थी जब 1945 में दोबारा शुरू हुई बातें, क्योंकि विश्व युद्ध चल रहा था बीच में, आपको पता होगा, तो विश्व युद्ध का मामला जब खत्म हुआ तो उसके बाद वार्ताएं शुरू की गई, तो अंग्रेज इस बात पर सहमत हो गए कि एक केंद्रीय कार्यकारिणी सभा बनाई जाएगी जिसमें सभी सदस्य भारतीय होंगे, सिवाय वायसराय और सशस्त्र सेनाओं के सेनापति के। जो वायसराय है वो अंग्रेजों के होंगे और सशस्त्र सेनाएं जो है वो भी अंग्रेजों की होंगी, बाकी सारे भारतीय होंगे। जो राजनीति संभालनी है वो भारतीयों को संभालनी पड़ेगी। सत्ता हस्तांतरण के बारे में यह चर्चा टूट गई क्योंकि जिन्ना इस बात पर अड़ गए कि कार्यकारिणी सभा में के मुस्लिम सदस्यों का चुनाव करने का अधिकार मुस्लिम लीग के अलावा और किसी को नहीं है। यानी कि उनका ये कहना था कि जो ये यहाँ पे लीडर तो बहुत सारे जाएंगे, तो जो लीडर जाएगा मुसलमानों की तरफ से वो मुसलमानों के द्वारा चुना हुआ ही जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि तुम किसी को भी उठा के, हिंदू लीडर है वो मुसलमानों की क्या भावनाएं समझेगा, तो वो इनकी कुछ कहना था। अब यहाँ पे जो है उनका कहना था कि अगर मुस्लिम सदस्य किसी फैसले का विरोध करते हैं तो उसे कम से कम 2/3 सदस्यों की सहमति से ही पारित किया जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि जबरन थोप रहे हो, हिंदू का बहुमत है तो हिंदू वाले जो है थोपे जा रहे हैं कोई भी नए नए कानून ला के, तो ऐसा नहीं चलेगा मामला। नतीजा क्या रहा, कुछ बात नहीं बनी उसमें। तो 1946 में दोबारा चुनाव हुए, वहां पे
सामान्य सीटों पर कांग्रेस को एक तरफा सफलता मिल गई। सीधी सीधी 91.3% गैर मुस्लिम वोट कांग्रेस के खाते में चले गए। मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग को भी एक बेजोड़ सफलता मिली। पहली बार था, पिछली बार तो कुछ हुआ नहीं ढंग से। मध्य प्रांत में उसके सभी 30 आरक्षित सीटें मिली और मुस्लिम वोटों में 86% उसके उम्मीदवार को मिली। सभी प्रांतों को कुल मिला के 509 आरक्षित सीटों में से 442 मुस्लिम लीग के पास चली गई। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को वोट दी थी, और वो भी अच्छी खासी तादाद में। लेकिन हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि जो वोटर्स थे वो बहुत कम थे, 10-12% की आबादी थी। जो बाकी आबादी थी वो क्या कर रही थी, उसका क्या हालचाल चल रहा था, वो तो किसी को पता ही नहीं था। अब जो है 3 सदस्यीय प्रतिमंडल जो है दिल्ली भेजा गया। इस कैबिनेट मिशन ने 3 महीने तक भारत का दौरा किया और एक ढीले ढाले त्रिसत्रीय महासंघ का सुझाव दिया। उन्होंने जो है भारत का मतलब जो उस समय पाकिस्तान, बांग्लादेश, सारा भारत ही तो था, तो उसको जो है ऐसे वर्गीकृत कर दिया। बोला कि ये भाग कै है, ये ख है, ये गै, ऐसे इनके नाम रख दिए। बस आगे मैप में आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये लाइनें लिख रखी है, कोई अहम योगदान नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनसे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। नीचे मैप है तो मैप दिखा दूंगा मैं आपको। लीग की मांग थी कि यह समूहबद्धता अनिवार्य हो, जिसमें समूह ख और गै के पास भविष्य में संघ से अलग होने का अधिकार होना चाहिए। देखो कौन सा, ख और गै। देखो अब थोड़ा सा मैप देखते हैं, अब तब समझ में आएगा आपको। देखो समूह क था ये वाला नीचे वाला, समूह ग था इधर वाला इलाका, और समूह ख था इधर वाला इलाका। ये जो है यहाँ पे देख सकते हो 1941 में मुस्लिम बहुलक इलाके थे जिनको समूह ख और गै में रखा गया। उसके अलावा 41 में जो है हिंदू बहुलक इलाके थे, और ये राजाओं के थे। ये नीले कलर में जो दिखा रखे हैं, राजपाट चल रहे थे, इधर राजा लोग रहते थे, राजाओं के राज चल रहे थे। अब मामला कहां चल रहा था, देखो ये जो मुस्लिम लीग था, इनका ये कहना था कि जो तुम ये कानून वानून जो भी बना रहे हो, तो हमें अधिकार होना चाहिए, जब हम चाहें हम इससे अलग हो सके, इस हिस्से से अलग हो सके, यानी कि इधर वाला हिस्सा हम अपनी मर्जी से जब मन करे तोड़ सके इधर से। क्या लगता है आपको, ऐसा हो पाएगा? चलो देखते हैं, वो तो आगे पता लगेगा। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को लीग यानी कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने नहीं माना। कोई किसी की बात नहीं सुन रहा, क्योंकि ना तो वो कांग्रेस को वो बात समझ में आई, अच्छी भी नहीं लगी, और उसके बाद जो है ना लीग को समझ में आई। कांग्रेस के ज्यादातर नेता इस त्रासद मगर असंभावी परिणाम मान चुके थे। केवल महात्मा गांधी और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत यानी कि NWFP के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान ही अंत तक विभाजन का विरोध करते रहे। सारे नेता ये मानते थे, कांग्रेस वाले भी और लीग वाले भी, कि देश को टूट जाना चाहिए, सिवाय इन दो नेताओं के, गांधी और अब्दुल गफ्फार खान। लेकिन इन दोनों की कहां चलने वाली थी इतनी। अब एक तरफ पूरी पार्टी और एक तरफ ये दो लोग, क्या ये देश का विभाजन बचा पाएंगे? वो तो आपको पता ही है, बचा नहीं है। जो कि विभाजन की ओर धीरे धीरे कदम आगे बढ़ते गए और विभाजन का कदम और भी महत्वपूर्ण होता गया। यहाँ पे जो है ये पहरा सा है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे बीहड़ में एक आवाज है। यहाँ पे तो महात्मा गांधी जानते थे कि उनकी स्थिति बीहड़ में एक आवाज जैसी, यानी कि भीड़ टाइप का बोल सकते हो, ये बीहड़ लिख रखा जो, कि भीड़ में विरोध तो कर रहे हैं लेकिन उसका ज्यादा अच्छा खासा कोई नतीजा निकलने नहीं वाला। वो तो आगे पता लग ही गया था कि कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे कलकत्ता की सड़कों पर 1946 में लोहे की छड़े लेके ये बंदे, देखो यार, मतलब पूरे मजे ले रहे हैं कि मारो काटो, मजा आ गया इनको तो खून खराबा करने में। अपनी मतलब ताकत दिखाने का मौका मिल गया था लोगों को। पार्टी ने जो है 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का ऐलान कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, MCQ टाइप में आ सकता है कि कब जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। उसी दिन जो है कलकत्ता में दंगा भड़क उठा, जिस दिन ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कार्रवाई कर दिया उन लोगों ने, तो जो कुछ दिनों तक चला और उसमें कई हजार लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत में बहुत सारे भागों में हिंसा फैल चुकी थी। मार्च 1947 में कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब को मुस्लिम बहुल और हिंदू सिख बहुल 2 हिस्सों में बांटने के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी। देखो अब इतना बड़ा दंगा हो चला था कि बुझा पाना, उस दंगे को शांत कर पाना नामुमकिन सा हो गया था। मंजूरी दे दी कांग्रेस ने।
और लीग वालों का तो पहले से ही प्लान बना बैठा था, तो सबने मंजूरी दे दी कि तोड़ दो देश को, कोई दिक्कत नहीं है हमें। कांग्रेस ने बंगाल के मामले में भी यही सिद्धांत अपनाने का सुझाव दिया। अंकों के खेल में उलझकर पंजाब के बहुत सारे सिख नेता और कांग्रेसी भी इस बात को मान चुके थे कि अब विभाजन अनिवार्य विकृति है जिसे टाला नहीं जा सकता, विभाजन होके रहेगा ये चीज। उनको लगता था कि वे अविभाजित पंजाब में मुसलमानों से घिर जाएंगे। मतलब जो पंजाब का इलाका था उसमें मुसलमान ज्यादा थे, क्योंकि पंजाब आज जो पंजाब देखते हो उतना सा नहीं था, बहुत बड़ा था पंजाब उस समय में। यानी कि आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया, हरियाणा भी पाकिस्तान पंजाब से बना है, तो सोच लो मतलब काफी बड़ा इलाका था यार ये। और इसमें जो है मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा रही थी। तो अब यहाँ पे सिखों को लगा कि ऐसे तो हमारे ऊपर रहम नहीं किया जाएगा, हमें जीना मुश्किल हो जाएगा। बंगाल में भी सेम ही हाल हुआ। भद्रलोक बंगाली हिंदुओं का जो तबका सत्ता अपने हाथों में रखना चाहता था, वह मुसलमानों की स्थायी गुलामी की आशंका से भयभीत था। यानी कि वहां पे भी मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी, तो वहां पे भी डर लगा हुआ था कि कहीं हम हिंदू यहाँ पे दब ना जाए, पिछड़ ना जाए और हमारा महत्व यहाँ पे खत्म ना हो जाए। कानून व्यवस्था का नाश हो गया, सत्यानाश बैठा दिया कानून व्यवस्था, कानून कुछ नहीं बचा। मार्च 1947 से तकरीबन साल भर तक रक्तपात चलता रहा। ये मारकाट जो थी एक साल तक, 1-1.5 साल तक ऐसे ही चलती रही, लोगों को कत्लेआम चलता रहा, कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। उसी समय जो है बहावलपुर पाकिस्तान में जो है एक तैनात पेडेरल मून नाम के एक अफसर ने इस बारे में लिखा भी है कि जब मार्च 1947 में पूरे अमृतसर में, पंजाब का एक हिस्सा है ये, तो अमृतसर में आगजनी और मारकाट हो रही थी, तो पुलिस एक भी गोली नहीं चला सकी। क्यों? एक तो जातीय मामला हो गया, पुलिस वाले भी तो है तो इंसान, और वो भी किसी ना किसी जाति से बिलोंग कर रहे थे, मुसलमान हो, सिख हो, हिंदू हो, जो भी कुछ था। अब जो है यहाँ पे मामला बिगड़ गया, क्योंकि पुलिस वालों ने क्या किया, हथियार थे। अब मुस्लिम लीग का मतलब मुसलमानों का कोई पुलिस वाला था, तो वो क्या कर रहा था, अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा और हिंदुओं को गोली मार दे रहा, ऐसे कत्लेआम उसने भी। अब सहमति नहीं बन पा रही ढंग से किसी की, गोली चलाने के ऊपर से ऑर्डर नहीं आ रहे, मतलब अलग अलग धर्मों का मामला उलझा पड़ा है, तो अगर गोली चलाते हैं तो और ज्यादा मामला भड़क जाएगा। लेकिन पीछे पीछे पुलिस वाले पूरी सहायता कर रहे थे अपने धर्म वाले लोगों की, तो जिसका जो है सीधा सीधा असर ये हुआ कि वो नहीं शांत करवा पाए, कुछ नहीं हुआ, नतीजा कुछ नहीं निकला, सीधी बात है। जब दहशत जदा लोगों ने मदद के लिए गुहार लगाई तो अंग्रेज अफसरों ने, अब अंग्रेज तो अपनी जान बचाने के चक्कर में, भाई ऐसा माहौल था, जो दिखा अंग्रेज दिखा मार दिया, कोई भी दिख रहा, हिंदू को मुसलमान दिखा मार दिया, मुसलमानों को हिंदू दिखा मार दिया, ऐसे नॉर्मल सी बात कर दी। तो यार अब अंग्रेज भाग रहे, देश छोड़ के जान बचा के भाग रहे अपनी। और उस समय उन्होंने बोला, जब अंग्रेजी अफसरों से गुहार लगाई गई, तो उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना, जाओ उनके पास, वही करेंगे तुम्हारा उद्धार, हम नहीं कर रहे कुछ भी। अंग्रेज जो है भारत छोड़ने की तैयारी में लगे पड़े थे। बहुत सारे स्थानों पर न केवल पुलिस वालों ने अपने धर्म के लोगों की मदद की, बल्कि उन्होंने जो है दूसरे समुदायों के ऊपर हमले भी कर दिए। मामला गड़बड़ा गया पूरा, अब तो देश टूट के रहेगा। महात्मा गांधी, एक अकेली फौज, यानी कि वन मैन आर्मी, अकेला ही काफी हूं मैं तो यार। गांधी बोलता है, 77 साल के बुजुर्ग गांधी ने अहिंसा के अपने जीवन पर्यंत सिद्धांत को एक बार फिर आजमाया और अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। वे बंगाल चले गए, बंगाल वहां पे जहां पे हिंदू मुसलमान मारपीट चल रही है, और गांधी सुनेगा कोई बात उसकी, देखते हैं। वे पूर्वी बंगाल के नोआखली, जहां पे लड़ाई मच रही है आज के टाइम में, बांग्लादेश है जो, से बिहार के गांव में, और उसके बाद कलकत्ता दिल्ली के दंगों में झुलसी झोपड़पट्टियों की यात्रा पर निकल पड़े। उनकी कोशिश ये थी कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे को ना मारे, बस शांति से समझौता हो रहा है तो कर लो यार, कोई क्यों मारकाट पे तुले पड़े हो। और हर जगह उन्होंने अल्पसंख्यक समुदायों को, हिंदू हो या मुसलमान, सबको दिलासा दी। अब वो बचा थोड़ी ना सकते थे, वो कह ही सकते थे बस। अक्टूबर 1946 में पूर्वी बंगाल के मुसलमान हिंदुओं पर निशाना कस रहे थे। गांधी जी वहां गए, पैदल गांव गांव पहुंचे, और उन्होंने स्थानीय मुसलमानों को समझाया कि वे हिंदुओं को बचाए, ना कि उनको मारे। जान बचाने के लिए भागकर पुराने किले के भीड़ भरे शिविर में पनाह लेने वाले शाहिद अहमद देहलवी नामक जो है दिल्ली के एक मुसलमान ने 9 सितंबर 1947 को दिल्ली में गांधी जी के आगमन को एक बड़ी लंबी और कठोर गर्मी के बाद बरसात की फुहारों के आने के जैसा महसूस किया। यानी कि माहौल गर्म था और अब गांधी जी उस माहौल को थोड़ा सा ठंडा करेंगे, लड़ाई दंगे शांत हो जाएंगे।
दिल्ली में उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा है कि मुसलमान एक दूसरे से कहने लगे थे, ओहो अब दिल्ली बच जाएगी भाई साहब, बच गई दिल्ली तो मुबारक हो। लेकिन दिल्ली का तो पता नहीं है। देखो ये नोआखली में बांग्लादेश का जो हिस्सा है वहां पे ये इतनी भीड़ आपको क्या लग रहा है? मैं बता नहीं रहा, अभी थोड़ा सा टाइम लेते हैं हम। ये इतनी सारी भीड़ आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये ऊपर ट्रेन पे भी चढ़े पड़े हैं, ये छतों पे भी है। मामला क्या चल रहा है? क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे लड़ाई हुई पड़ी है? नहीं, ऐसा नहीं है यहाँ पे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे लोग जो है जान बचा के भाग रहे हैं और ये ट्रेन जो है कम पड़ गई इतने सारे लोगों के लिए, यहाँ पे हुआ क्या था, यहाँ पे आए थे महात्मा गांधी लोगों को समझाने के लिए और उनको देखने के लिए इतनी सारी भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हुई पड़ी थी ये, ठीक है। अब देखते हैं आगे। 28 नवंबर 1947 को गुरु नानक जयंती के मौके पर गांधी जी गुरुद्वारा शीशगंज में सिखों की एक सभा को संबोधित करने गए तो उन्होंने देखा कि दिल्ली का दिल कहलाने वाले चांदनी चौक की सड़कों पर एक भी मुसलमान नहीं था। उसी शाम को उन्होंने अपने भाषण में कहा, हमारे लिए इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। और क्या हो सकती है कि चांदनी चौक में एक मुसलमान भी नहीं बचा। यहाँ पे पाकिस्तान से आए हिंदू और सिख शरणार्थी भी अनशन में उनके साथ बैठ गए। गांधी ने फैसला लिया कि ऐसे तो मामला हाथ से चला जाएगा। वो बैठ गए अनशन पे। पाकिस्तान से कुछ हिंदू आए थे, सिख शरणार्थी आए थे, तो वो भी उनके साथ अनशन पर बैठ गए कि ये मारकाट शांत करो, बंद करो, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। लेकिन कौन सुनने वाला था? ठोक दिया उनको, गांधी जी को बेचारे को। अब गांधी जी शांति से बैठे ही तो हुए थे, गोली मार दी नाथूराम गोडसे ने और उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। दिल्ली में बहुत सारे मुसलमानों ने बाद में कहा, दुनिया सच्चाई की राह पर आ गई है, उनको असली बात का पता चल गया है, अब नहीं बचने वाला कुछ भी। बंटवारे में औरतों के क्या हालचाल है? देखो औरतों का हालचाल बहुत ही बुरा था, जान बचानी मुश्किल हो रखी थी, साथ में रेप और बलात्कार ऐसी आम सी बातें हो गई थी। अगवा कर लिया गया, किसी को बेच दिया गया, औरत को उठा के दूसरे को बेच दिया। बहुत मतलब बुरा हाल था औरतों का तो। और कुछ औरतों ने अपनी जिंदगी और इज्जत बचाने के लिए खुद आत्महत्या कर ली, कुएं में कूद के जान दे दी। बहुत बुरे हालात थे। एक अंदाजे के मुताबिक बताएं तो इस मुहिम में जो है कुल मिलाकर, मतलब ये बचाने की मुहिम चालू करी गई तो कुल मिलाकर 30,000 औरतों को बरामद किया गया। बम था क्या? बरामद किया गया, बचाया गया बोलो ना। इनमें से 22,000 मुस्लिम औरतों को भारत से और 8,000 हिंदू व सिख औरतों को पाकिस्तान से निकाला गया। यह मुहिम 1954 में जाकर खत्म हुई। कब की बात थी? 47 की बात थी। 54 पहुंच गया यार, कितने साल लग गए इन औरतों को बचाने के चक्कर में। और तब जाके कुछ औरतें बच पाई और आधे से ज्यादा तो ऐसे ही कोई भूख से या फिर बहुत सारी आबादी तो ऐसे ही मारी गई। इज्जत की रक्षा, वो इज्जत जिसके लिए लड़ाई हो जाती है, तो अब उस इज्जत का क्या होगा? ये क्या है यहाँ पे? एक घटना बंटवारे के दौरान मारकाट। अच्छा ये कहानी है, मैंने पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले ही। तो इसमें जो है ना, एक नौजवान होता है, सिख नौजवान, तो वो मुस्लिम महिला से शादी कर लेता है। अपने जो है हिंदू जो दंगाई थे उनको मना के और उससे शादी कर लेता है मुस्लिम महिला से। उसके बच्चे हो जाते हैं। उसके बाद जब ये मुहिम चली थी, ये बचाने वाली मुहिम चल रही थी ना, तो इसमें पुलिस को पता लग गया कि ऐसा ऐसा भी यहाँ पे भी हुआ था। अब जो है वो पत्नी थी जो मुसलमानों की थी, मतलब मुस्लिम सिख पत्नी हो गई थी ना, वो पति पत्नी बन गए। तो उसको आपस में प्रेम भी हो गया था, एक बच्चा हुआ था। और उसके बाद जो है जैसे पुलिस को पता लगा कि उसको ढूंढ रहे हैं, तो वो अपनी जान बचाने के लिए कलकत्ता भाग गया। कलकत्ता भागने के बाद पुलिस उधर पहुंच गई। उधर पहुंचने के बाद में वो वापिस अब इधर पंजाब में आ गया। अब जो है उसको लग रहा था कि बचना मुश्किल है। उसकी पत्नी जो है दूसरे प्रेग्नेंट थी और उसने जो है फिर छिप के ऐसे गन्ने के खेत में पड़े रहे कि जान बच जाए। और वहीं पे जो है उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। उसके बाद बीमार हो गई और 3 दिन के बाद उसकी मौत हो जाती है। और उसको ये डर था कि अगर मैं अस्पताल लेके गया तो ये मुझे और इसको पकड़ लेंगे और मरवा देंगे, जो भी कुछ होगा। तो इस वजह से उसने ऐसा नहीं किया और जिसके चलते उसकी पत्नी चली गई। और उसकी कोशिश ये थी कि उसको अपनी पत्नी से अलग ना होना पड़े, लेकिन हालात के आगे वो कुछ ना कर पाया। तो ये भी जो है कहानी है पूरी। तो उम्मीद है समझ में आ गई, जो भी कहानी तो आसानी होती है। अब देखो यहाँ पे मामला क्या चल रहा था। महिलाओं के टॉपिक पे वापस आते हैं। तो मर्द जो थे उनका पुंस्तव उसकी इस काबिलियत में निहित माना जाता था कि वो मर्द, उसको तब माना जाता था कि वह अपनी चीजों यानी कि जमीन, जन का मतलब होता है औरतें और जमीनों को औरों के कब्जे से बचाए रख सकता है या नहीं। मतलब असली मर्द है तो अपनी जमीन को भी बचा लेगा, अपनी औरत को भी, औरत नहीं है तो फिर गया सब कुछ।
इसीलिए कई बार जब पुरुषों को डर होता है कि उनकी औरतें, बीवी, बेटी, बहन को शत्रु नापाक कर सकता है, तो वे औरतों को ही मार डालते थे। उर्वशी बुटालिया ने अपनी किताब जो है दी अदर साइड ऑफ साइलेंस में जो है रावलपिंडी जिला में थुआ खालसा गांव के एक ऐसे ही दर्दनाक हादसे का जिक्र किया है। बताते हैं कि तकसीम के समय सिखों के इस गांव में 90 औरतों ने दुश्मनों के हाथों में पड़ने की बजाय अपनी मर्जी से कुएं में कूदकर जान दे दी। हर साल 23 मार्च को जो है उनकी शहादत, जो महिलाएं मरी थी तो उनकी शहादत पर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। तो इस घटना को मर्दों, औरतों और बच्चों की सभा में विस्तार से सुनाया भी जाता है। क्षेत्रीय विविधताएं, हर क्षेत्र के अलग अलग हिसाब किताब चल रहे थे। कलकत्ता और नोआखली में 1946 में भी जनसंहार हो चुके थे, लेकिन विभाजन का सबसे खूनी और विनाशकारी रूप पंजाब में देखने को मिला। वहां पे तो ठीक है, गांधी जी ने थोड़ा मामला काबू कर लिया, कोशिश थी गांधी जी की पंजाब भी जाने की, लेकिन दिल्ली में ही जब वो पहुंचे, अनशन वनशन पे बैठे, उसके बाद उनको गोली मार के हत्या कर दी। अब गांधी जी पंजाब जा नहीं पाए, मामला थोड़ा ढीला नहीं हो पाया उधर से, तो पंजाब में बहुत बुरी हालात हुए। पश्चिमी पंजाब से तकरीबन सभी हिंदुओं और सिखों को भारत की तरफ और तकरीबन सभी पंजाबी भाषी मुसलमानों को पाकिस्तान की तरफ भेज दिया गया, मतलब हाँक दिया गया बोल रहे हैं, मतलब कि लात मार मार के भगा दिया गया, ऐसा सीन हुआ था। जान बचा के भाग गए थे लोग, और यह सब कुछ सिर्फ 46 से 48 के बीच सिर्फ 2 सालों में हो गया, भगा दिया सब लोगों को, जमीनों पे कब्जे हो गए थे। अब जो है बंगाली मुसलमानों ने, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान था, तो उन्होंने जो है अपनी राजनीतिक पहलकदमी के लिए जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को, यानी कि 2 देश बनेंगे, है ना, ऐसा हुआ था ना कि पाकिस्तान बनेगा और भारत बनेगा, लेकिन उन्होंने इसको बात को नकारते हुए पाकिस्तान से अलग होने का फैसला कर लिया। वो बोले हम पाकिस्तान का हिस्सा रहेंगे ही नहीं, हमें पाकिस्तान में नहीं रहना अब। और 1971-72 में बांग्लादेश की स्थापना कर दी। ये पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश की स्थापना कब हुई, पाकिस्तान से कब अलग हुआ। 71-72 के समय के दौरान जो है उन्होंने अपना देश अलग बसा लिया, मतलब बसा तो वहीं पे था, लेकिन उसका नाम बदल दिया। हम पाकिस्तानी नहीं रहे, हम बांग्लादेशी बन गए हैं, तो उन्होंने बदल डाला। ये यहाँ पे जो है एक हताश चेहरे के साथ एक बच्चा बैठा हुआ है, बच्चा ही है क्या, लग तो वही रहा है। 1947 में पुराने किले के भीतर एक विशाल शरणार्थी शिविर खोला गया था, जिसमें विभिन्न स्थानों से आने वाले शरण लेते थे। तो ये शरणार्थी शिविर खुले पड़े हैं नीचे। अब जो है यहाँ पे, चलो वहां पे इस वाले में कुछ नहीं है खास पढ़ने का भी। अब देखते हैं मदद, मानवता और सद्भावना। हर कोई ऐसा नहीं था कि जिसको हिंदू और मुसलमान का भेदभाव देख के उनको मारने का मन कर रहा था। कुछ लोग ऐसे थे जो जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, जैसा कि हमने अब्दुल लतीफ के केस में देखा। शुरुआती भाग में मैंने आपको 3 स्रोतों की कहानी बताई थी, जिनमें पहला स्रोत था जो लाशों के बीच में पड़ा रहा जो व्यक्ति, और उसके बाद में वो सुबह होते ही निकल भागा था। तो वो जो है उसकी जो है एक हिंदू बुजुर्ग महिला ने मदद करी थी, वो मुस्लिम था जबकि, तो ऐसा ही हुआ था, जबकि वहां पे मारकाट चली पड़ी थी पूरी तगड़े वाली। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने एक दूसरे की मदद करी। यहाँ पे एक कहानी और है, खुशदेव सिंह एक सिख डॉक्टर थे और तपेदिक के विशेषज्ञ थे। वे उस समय धर्मपुर में तैनात थे, जो अब हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। दिन रात लगकर डॉक्टर साहब ने असंख्य प्रवासी मुसलमानों, सिखों, हिंदुओं को बिना किसी भेदभाव के एक कोमल स्पर्श, भोजन, आश्रय और सुरक्षा प्रदान की। धर्मपुर के लोगों में उनकी इंसानी जज्बे और सहायता के प्रति गहरी आस्था और विश्वास पैदा हो गया था। उन पर लोगों का वैसा ही भरोसा था जैसा दिल्ली और कई जगहों के मुसलमानों को गांधी जी पर था। मतलब लोग भरोसा कर रहे थे कि ये व्यक्ति मदद कर सकता है। अब यहाँ पे देखो, उनमें से जो है एक मोहम्मद उमर के ने खुशदेव सिंह को चिट्ठी में लिखा, पूरी विनम्रता से मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे आपके अलावा किसी की शरण में सुरक्षा दिखाई नहीं देती, इसीलिए मेहरबानी करके आप मुझे अपने अस्पताल में एक सीट दे दीजिए। देख सकते हो कितना डर है कि बाहर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन ये डॉक्टर साहब हमें बचा लेंगे। यहाँ पे ये डॉक्टर साहब मरने नहीं देंगे। यहाँ पे जातिवाद और ये सारा मामले से परे मामला चल रहा था। यहाँ पे जो है एक इन शॉर्ट इनकी कहानी है खुशदेव सिंह की ही, अंगूरों की एक छोटी सी टोकरी। यहाँ पे बताते हैं जो 1949 की बात है, जब डॉक्टर खुशदेव जो है वहां पे पहुंचते हैं कराची हवाई अड्डे में, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। अब ये तो इधर हिमाचल मतलब भारत वाला हिस्सा, तो इधर मदद करी थी लोगों की। अब कराची में जब वो जाते हैं 2 साल के बाद, तो वो अपनी जबानी में कुछ बातें बताते हैं कि वहां पे क्या हुआ था मेरे साथ।
क्या लोगों ने उनको मार डाला, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई चली पड़ी थी तो उसमें मार डाला, या क्या हुआ, देखते हैं। मेरे दोस्त मुझे हवाई अड्डे के एक कमरे में ले गए। ये दोस्त कौन थे? यही लोग जिनको इसने बचाया था। जहां हम सब बैठकर गपशप करने लगे, साथ ही दोपहर का खाना खाया। मुझे कराची से रात के 2:30 बजे, मतलब आधी रात को जो है उड़ान से लंदन जाना था। शाम को 5 बजे मैंने अपने दोस्तों से निवेदन किया कि उन्होंने बड़ी क्राफ्टदिली से मुझे अपना समय दिया है। मेरी समझ में अब उनसे सारी रात रुकने की उम्मीद करना तो जाती होगी, मतलब ऐसे कैसे बोल दूं यार कि पूरी रात मेरे लिए रुके रहो तुम, और वे यह तकलीफ ना ही उठाए तो अच्छा रहेगा। मगर रात के खाने तक कोई भी नहीं उठा। फिर उन्होंने कहा कि वे लोग जा रहे हैं और मैं जहाज पर चढ़ने से पहले थोड़ा आराम कर लूं। मैं रात के करीब 1:45 बजे उठा और जब दरवाजा खोला तो पाया कि वे सब तब तक भी वहीं पर बैठे हुए थे। देख सकते हो मतलब उनके दिल में कितनी श्रद्धा थी। वे सब जहाज तक मेरे साथ आए और बिछुड़ने के पहले उन्होंने मुझे अंगूरों की एक छोटी सी टोकरी भेंट की। मेरे लिए प्यार से इस उमड़ते सैलाब और इस पड़ाव से मुझे मिली खुशी की कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं थे। यानी कि देख सकते हो लोग अब भी उनसे प्रेम करते थे, उन्होंने क्योंकि उनकी मदद करी थी और बहुत सारे लोगों की मदद करी थी। यहाँ पे देख सकते हो ये सीवर लगे हुए हैं। तो यहाँ पे जो है इसमें बताते हैं कि 6 पुलिस कांस्टेबल जो है उनको जहाज तक लेकर गए थे। जहाज पर चढ़ते हुए उन्होंने सलामी दी। वो पुलिस कांस्टेबल हो सकता है उन्हीं के थे, मतलब जिनकी उसने जान बचाई थी। बहुत सारे लोग थे। मौखिक गवाही और इतिहास। लेकिन अब जो है मुद्दे की बात आती है। हमें इतने सारे सबूत मिले, कहानी मिली, लिखे हुए दस्तावेज मिल गए थोड़े से, लेकिन उन कहानियों का क्या जो लोग सुनाते हैं, सिर्फ उनको बयां नहीं कर सकते हम दर्ज। इतिहासकार उन बातों को झूठी मान लेते हैं या फिर जो है पूरी बात नहीं मानते कि ये बात हो सकता है गलत हो रखी हो, कुछ और सोच हो इनकी, तो इसीलिए उनको दर्ज ही नहीं किया जाता। मौखिक गवाही यानी कि जैसे मैं आपको अभी बोल बोल के सुना रहा हूं सब कुछ, तो ऐसी मौखिक गवाही बहुत सारे लोग देते हैं। उनकी गवाहियों को मानता ही नहीं कोई, कोई सुनना ही नहीं चाहता, क्योंकि उन गवाहियों को जो है अहमियत नहीं मिलती। सॉरी यार। अब जो है यहाँ पे ये जो गवाहियां चल रही थी, ये जो हालात चल रहे थे, अब इनके अंदर बहुत सारे लोगों ने अपने दुख भरी दास्तां सुनाने की कोशिश करी, किसी ने नहीं पूछा। लेकिन हाँ, जो हुआ वो उन्हीं लोगों को पता है हमारे साथ क्या हुआ। जैसे अब मैंने पिछली कुछ कहानियां जानी, कैसे उन्होंने जान बचाई, कौन अहमियत देता उन लोगों को? कोई नहीं दे रहा, इतिहासकार भी नहीं दे रहे। तो ऐसे ही बहुत सारे लाखों लोगों की कहानी है, कुछ तो मारे गए, कुछ बच गए, ये सारा कुछ चलता रहा। इसके अंदर ज्यादा कुछ मतलब ऐसे ही बोल सकते हो इंपॉर्टेंट टाइप नहीं है कि कुछ हाईलाइटेड करने का है, बस यहाँ पे पूरा ऐसे ही बता रखा है, बातचीत कर रखी है। अब यहाँ पे बताते हैं कि सरकारी रिपोर्टों से जो है हमें भारतीय और पाकिस्तानी सरकारों द्वारा बरामद की गई औरतों की अदला बदली तादाद का पता तो चल जाता है, लेकिन उन औरतों ने जो भोगा, जो दुख झेले, उनका क्या, उन पर क्या बीती, इसका जवाब तो सिर्फ वे औरतें ही दे सकती हैं ना। अब उनकी गवाही ली नहीं जा रही, वो अपना बयां किसी को दे नहीं सकती, अपने दुख किसी को बता नहीं सकती ये चीजें कि उन्होंने क्या झेला है। बस ऐसे बता दिया कि बच गई, ये जिंदा बच गई, ये मर गई। भैया, मरने से और जिंदा बचने से आगे भी बहुत चीजें होती हैं। तो ये था आपका इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर। यहाँ पे जो है कुछ लोगों के पास कोई साधन नहीं था, तो वो इस तरीके से जो है अपने परिवार वालों को ले जा रहे थे। ये व्यक्ति को देखो साइकिल पे ले जा रहा है, ये अपने वैसे ही उठा के ले जा रहे। तो ऐसे बहुत सारे तरीकों से जान बचाई गई, लोग जो है इधर से उधर भागे अपनी जान बचाने के चक्कर में। ये था आपका इस चैप्टर के अंदर। और हाँ, आपको बता देता हूँ, ये चैप्टर जो है ना, लास्ट के 3 चैप्टर आपकी बुक के इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सिलेबस में सिलेबस देख लेना तो लास्ट के 3 चैप्टर गांधी वाले को बहुत अच्छे से कर लेना, उसमें से बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन आते हैं यार। तो इससे पिछले वाला चैप्टर जो पार्ट नंबर 13 है आपका, तो उसको जरूर से कर लेना। और संविधान वाले से भी आएंगे तो वो वाला भी चैप्टर मैं करा दूंगा आपको आजकल में ही। तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, सारी चीजों के वीडियो आपको मिल जाएंगे। एमसीक्यू वगैरह जो हरियाणा बोर्ड के अंदर आते हैं स्पेशली, वो एमसीक्यू मैंने लिखे हुए हैं। अदर बोर्ड्स का यार अभी देखो पेपर जहां जाके मिलेंगे उसी हिसाब से लिखे जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ भरना है बस हमको पेपर, मतलब उधर साइट पे जाके भर हम कुछ नहीं रहे फालतू फंड में, जो काम का है उसी को लिखा जाएगा। अगर आपका मतलब दूसरा बोर्ड है, अगर आपको पता है पेपर कहाँ से मिल सकते हैं, हमें बता सकते हो आप कमेंट के थ्रू, ताकि हम जो है उनके ऊपर भी काम कर पाए, अदर बोर्ड के ऊपर। तो
चलो वो देखेंगे हम आगे, कोशिश रहेगी हमारी ज़्यादातर जो है पेपर, ज़्यादातर बोर्ड्स को हम कवर कर पाए। अब वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6 से लेकर 12 तक सभी सब्जेक्ट के वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सभी में होने वाली है। तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी दबा लो, ताकि कोई अपडेट आए, कोई काम की जानकारी हो, कोई और भी चीज़ें बहुत सारी आती हैं, या सिर्फ पाठ समझना ही काफ़ी नहीं होता। तो वो सारी चीज़ों के अपडेट आपको चैनल पर टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर से दबा लेना, ताकि अपडेट मिस ना होने पाए गलती से भी।